हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर्स, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ आपको कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि आपको इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप साथ ही साथ इस वीडियो की फीस जो कि होती है लाइक एंड शेयर, तो प्लीज़ उसे पैड कर दीजिए, यानी कि लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, यह उम्मीद करते हुए कि आपने लाइक कर दिया होगा और अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दिया होगा। यह वीडियो चालू करते हैं। वैसे मुझे आपसे एक सपोर्ट चाहिए था दोस्तों। सपोर्ट ऐसा कि अगले जो 2.5 महीने यानी कि एंडिंग मई तक जो है आप मेरे 600 प्लस सब्सक्राइब करवा दीजिए। कितने? 600 प्लस। फिर उसके बाद जैसे ही मेरे 600 प्लस सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं एक नई सीरीज चालू करूँगा इस चैनल में, जिसमें कि आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम या फिर पहले तो मैं जो चैप्टर वाइज MCQs होते हैं या फिर जो चैप्टर में थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर जो कि तार्किक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो छूट जाते हैं थ्योरी कराने के चक्कर में, तो मैं वो करवा दूंगा आपको मई के बाद। तो दोस्तों प्लीज़, अगर से आपको वह चीज़ चाहिए तो प्लीज़ मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। 600 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाना चाहिए, तब जाकर के आपकी वो सीरीज स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, यह हेल्प आप कर दीजिए। अब जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है और आज पार्ट 2 की बात करेंगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने बात की हुई थी कि एटमिक जो एटम्स होते हैं उनको किस प्रकार दर्शाते हैं, कौन सा उनका प्रतीक चिन्ह होता है, कुछ एटम्स के बारे में बात की हुई थी। और साथ ही साथ इसके अलावा मैंने बताया हुआ था कि जो धनायन या फिर जो लुईस सर हैं, लुईस सर का ने कुछ संकेतन दिए हुए थे और साथ ही साथ उन्होंने अपना एक अष्टक नियम दिया हुआ था। और इन सभी चीज़ों की बात करने के बाद हमने बंधन के बारे में भी बात कर ली थी हमने। तो दोस्तों, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, तभी आपको लुईस संकेतन, जिसकी हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर नंबर 2, जिसमें अब सबसे पहले स्टार्ट में ही हम लुईस संकेतन के बारे में बात करेंगे कि लुईस संकेतन को किस प्रकार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए लुईस संकेतन का यूज़ किया जाता है। अब उससे पहले यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब सर जी, आपने तो अभी तक कितनी सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आप कहेंगे कि सर जी आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बताया ही नहीं और आपने यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख लिए हैं। अब ये किस बला का नाम है सर जी? अब आप बोलेंगे कि ये किस बला का नाम है? तो ये बला है भैया, मेरे छोटे भाइयों, ये बला है उस बला का नाम। अब लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए आप। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लिखिए, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में स्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर साथ ही साथ बात आती है और एक, जो कि होती है संयोजी कोष। अब आप कहेंगे सर जी आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दिए, अभी आपने नई वाला फिर से पाल दिए, हमारे लिए एक झंझट और बना दिए। नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखिए। इसकी परिभाषा लिखिए। अब आप लिखिए, परमाणु के बाह्यतम कोष को या फिर बाह्यतम कक्षा को संयोजी कोष कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोष या कक्षा को संयोजी कोष कहते हैं। तो आपकी ये दोनों प्रॉब्लम या फिर ये दोनों शब्द आपको समझ आ गए होंगे, इनकी परिभाषाएं आपने लिख ली होगी। आइए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़, तो जब ऐसी बात जब भी आएगी, यानी लुईस संकेतन को दर्शाने के लिए हमारे को 2 लुईस संकेतन तो दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये सबसे पहले परमाणु का जो है परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए और साथ में उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो पता होने चाहिए। तब जाकर के हमें पता चलेगा कि लुईस संकेतन क्यों कैसे दर्शाए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और कल बताया हुआ है मैंने कि इसमें इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई आवेश नहीं दर्शाया जा रहा है, जैसे कि नीचे 2 माइनस चार्ज दिखाया गया, इसमें 2 प्लस चार्ज, इसमें 3 माइनस चार्ज, कुछ इस तरीके से दर्शाया हुआ है। तो यहाँ पर कोई चार्ज दर्शाया नहीं गया है, इसका अर्थ इसमें
कुछ भी ना जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा, ना जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा। तो यहाँ पर 6, तो सहज इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई हमें? 6। अब इसे लुईस संकेतन में कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले लुईस संकेतन में दर्शाने के लिए जो परमाणु का संकेत है उसे लिखिए, उसके बाद उसके आसपास उतने बिंदु या फिर कट या उतने स्टार लगा दीजिए। जैसे कि इसमें 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बिंदु या कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कितने बिंदु या कितने स्टार दर्शाए जाएंगे? 6। तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 चीज़ें दर्शा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी सुविधा के लिए, टाइम बचाने के लिए मैं स्टार का प्रयोग नहीं करूँगा। और आप में अगर से आप घर में लिख रहे हैं या कहीं पर ऐसे जहाँ पर आपको आपके पास पर्याप्त समय है तो आप स्टार का प्रयोग करें, और अगर से आपके पास समय की कमी है तो आप भी डॉट का ही प्रयोग करें। आइए अब अगले इसमें अगली बारी आई ऑक्सीजन की। ये होता है ऑक्सीजन का पूर्ण था, हमने बता दिया था आपको। अब ऑक्सीजन 2-, इसे शॉर्ट में बोलते हैं O2-। अब यहाँ पर एक बल आ गई आपके सर कि सर 2- अब क्या है? अब आपने माइनस यानी ऋणायन है ये। बता दें आपको कि जो माइनस चार्ज जो दर्शाया जाता है वो उसका अर्थ होता है ऋणायन। माइनस चार्ज दर्शाना ऋणायन होता है। और ऋणायन के बारे में हमने बात कर ली थी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यानी इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएंगे। अब बारी आई कि यहाँ पर तो इसका परमाणु क्रमांक, आयन का परमाणु क्रमांक उसकी मूल अवस्था के बराबर ही होता है। अब आइए संयोजी कोष में तो 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे। अब बात आई कि सर जी यहाँ तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो ग्रहण किया है तो यहाँ पर जोड़े जाएंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है सर जी आप बताइए? इसमें कितना लिखा हुआ है? संख्यात्मक मान कितना लिखा हुआ है? संख्यात्मक मान 2 लिखा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं। तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब इसको कैसे दर्शाएंगे? एक ओ के ऊपर, ओ के आसपास कितने डॉट? 8 डॉट। ये हो गया आपका O2- का लुईस संकेतन। Mg2+ में इसका 12 होता है परमाणु क्रमांक। इसके बाह्यतम कोष में या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। अब यहाँ पर आप बताइए सर जी, आपने माइनस चार्ज तो बता दिया, प्लस चार्ज क्या होता है? अरे यार प्लस चार्ज तो कुछ नहीं होता, आपको बताया हुआ प्लस चार्ज का मतलब होता है धनायन। अब धनायन होता है, इसका मतलब ये हो गया कि भैया यहाँ पर धनायन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, अब ये बात होगी त्यागेंगे तो इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। अब कितने घटेंगे? तो आपको बता दिया कि संख्यात्मक मान के बराबर घटेंगे। तो सर जी ये अब बहुत धनी बन रहा था, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो इसका खाली हो गया। अब खाली हो गया तो इसके ऊपर अब संयोजी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो अब डॉट क्या दर्शाएंगे आप इसके ऊपर? तो नहीं दर्शाएंगे अब आप। अब इसका परमाणु क्रमांक 15, इसके समय बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। अब 3- चार्ज का मतलब हो गया कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका अर्थ कितना हो गया कि 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसके बाह्यतम कोष में हमें यानी इसके लुईस संकेतन में कितने डॉट दर्शाने पड़ेंगे? 8 डॉट। अब Br में इसका 35, इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ना कोई चार्ज नहीं है इसलिए कोई प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर 7 और Br के ऊपर, यहाँ पर Br के ऊपर 7 डॉट। ये होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लुईस संकेतन दर्शा दिए हैं। अब यहाँ पर इसी के साथ अब मिलते हैं हम अगले स्लाइड में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली स्लाइड में लुईस संकेतन को खत्म कर दिया है। लुईस संकेतन किस प्रकार दर्शाए जाएंगे? अब अगली बात आती है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक आबंध। क्या स्टार्ट करेंगे? रासायनिक आबंध। तो दोस्तों अब बोलेंगे सर जी ये अब कौन सी चिड़िया का नाम है रासायनिक आबंध? तो ये कुछ नहीं, आकर्षण बल है। यह क्या है? एक प्रकार का आकर्षण बल। अब आकर्षण बल बोलेंगे कि सर जी अभी आकर्षण बल तो बोल दिए, लेकिन किस किस के मध्य और क्यों लगता है? सबसे पहली बात कि ये आकर्षण बल क्यों लगता है? तो आकर्षण बल जैसे कि आपने पिछले इसमें देखा होगा वीडियो में, मैंने बताया था कि कोई भी परमाणु या फिर कोई भी तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करने को देखेगा, अपने स्थायी होने के लिए अष्टक को पूर्ण करने को देखेगा। पहले चीज़ क्या ग्रहण करने को देखेगा? स्थायित्व ग्रहण करने को देखेगा। तो स्थायित्व ग्रहण करने के लिए वो क्या करेगा? अष्टक को पूर्ण करेगा। क्या करेगा? अष्टक को पूर्ण करेगा। अब अष्टक को पूर्ण कैसे करेगा? तो अष्टक पूर्ण करने के लिए सबसे पहले वो अष्टक पूर्ण करेगा, तो उसका मतलब क्या होगा? मुझे बात कह रहे हैं तो परमाणु तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने को देखेगा? संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने को देखेगा। यहाँ अब आप एक संबंध देख रहे होंगे। क्या संबंध देख रहे होंगे? कि अष्टक 8, अष्टक 8। अरे बाबा, अष्ट का अर्थ संस्कृत के अष्ट का अर्थ होता है 8, मतलब कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन। ओ बाबा, जो आप लुईस सर आपका मतलब कहने का मतलब ये था। अरे बाबा ये था। तो अब यहाँ पर तो बात हो गई कि किस प्रकार अब रासायनिक आबंध किस प्रकार निर्मित होंगे, क्यों निर्मित होंगे। तो सबसे पहले रासायनिक, पुनः ये पूरा चार्ट जो है पुनः समझा दूँ आपको कि रासायनिक आबंध क्या है। तो रासायनिक आबंध कुछ नहीं, एक प्रकार का आकर्षण बल है। अब ये आकर्षण बल क्यों लगता है? तो भाई ये आकर्षण बल स्थायित्व ग्रहण करने के लगता है। अब स्थायित्व ग्रहण कैसे किया जाएगा? तो अष्टक पूर्ण करके अपना स्थायित्व ग्रहण किया जाएगा। अब भैया जो ये स्थायित्व किस प्रकार ग्रहण किया जाएगा या फिर अष्टक कैसे पूर्ण किया जाएगा? तो संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके
अब ये संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूर्ण होंगे? ये 2 प्रकार से पूर्ण होते हैं, अब आपको बता दें। एक तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर। 2 तरीके से ये जो संयोजी कोष में अष्टक पूर्ण किया जाता है। तो सर जी अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करेंगे, त्यागेंगे कैसे? अब ये चीज़ें तो आपने बता तो दी कि ये चीज़ें कि इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। अब आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागना धनायन होगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ऋणायन होगा। अब ये बात तो हो गई, यहाँ तक तो हम भी समझ गए। लेकिन अब वो बताइए सर कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करेंगे ये भी? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे अष्टक को पूर्ण करने के लिए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे अष्टक को पूर्ण करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे अष्टक को पूर्ण करने के लिए। यही तो बात हो गई कि अष्टक पूर्ण करने के लिए तो कोई भी परमाणु अग्रसर होगा। ये बात अब आप अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख लीजिए। जो भी अगर वो कौन होंगे, तो एस और पी ब्लॉक के दोनों ही ब्लॉक के तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने को देखेंगे और वही अपने कुछ इस तरीके के बंध बनाएंगे। अब आपको बता दें कि आज से जो धनायन है, धनायन हमारे लिए लैला है, लैला 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 है, और जो अपना ये मजनू हो जाएगा। लैला मजनू का खेल आज से चालू हो जाएगा अपने केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री रियल लाइफ में तो ये आपस में मिल नहीं पाए, लेकिन अब हम केमिस्ट्री की लाइफ में इन्हें मिलाएंगे और इन दोनों के मध्य क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या इनके मध्य खेल हो गए। अब सारे खेलों को अब आज से हम समझने की कोशिश करेंगे, और इन्हीं खेलों की वजह से पूरी केमिस्ट्री इन्हीं के खेल की वजह से आज तक चली आ रही है। यही पूरा चैप्टर है जो कि आपको केमिस्ट्री का मास्टर बनाएगा। केमिस्ट्री में मास्टरी हासिल करना है, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे 12th एग्जाम हो, 11th एग्जाम हो, या फिर केमिस्ट्री के लैब में आपको कोई वर्क है, किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, दोनों ही तरीके से इसमें इस पाठ में आने वाले प्रिंसिपल्स आपको काफ़ी काम देंगे। मैं बता दूं आपको कि जो धनायन और ऋणायन, अब आपको शॉर्ट में बताऊं, जो रासायनिक आबंध है, रासायनिक आबंध एक प्रकार से विद्युत आकर्षण बल है, एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, आपको बता दिया है। अब आकर्षण है, आकर्षण बल इन्हीं दोनों के मध्य होगा, इन्हीं दोनों के मध्य होकर आकर्षण बल, और इसी यही आकर्षण बल आपका आगे चल करके तो दोस्तों यहाँ पर पे आकर्षण बल की वजह से यहाँ पर पे बंध बनेगा, या फिर जो इन दोनों के मध्य एक खींचातानी होगी, और वही खींचातानी आबंध कहलाएगी। और यह एक रासायनिक, अपन रसायन में पढ़ रहे हैं इसे, इस वजह से यह आबंध रासायनिक आबंध कहलाएंगे। ये आ गई आपकी शॉर्ट में, जो पिछले स्लाइड बताई है उसको हमने शॉर्ट में यहाँ एक्सप्लेन कर लिया है। अब आपको हम बताते हैं कि ये रासायनिक आबंध है, रासायनिक आबंध ये होते हैं 4 प्रकार से, 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपको बता दें कि ये 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है वैद्युत, पहला लेंगे हम सहसंयोजी, संयोजी, या फिर वैद्युत ही लीजिए, वैद्युत सहसंयोजी, वैद्युत सहसंयोजी। दूसरा होगा डायरेक्ट सहसंयोजी। तीसरा हो जाएगा आपके लिए उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी। और चौथा होगा आपके लिए धात्विक। ये 4 प्रकार के होंगे। अब यहाँ पर हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। हाँ सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है इस वीडियो में, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस सुनाई दे तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। तो वैद्युत सहसंयोजी यहाँ पर पे आपको बता दें कि जो धनायन, अब यहाँ पर भी धनायन और ऋणायन क्यों बनते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कि जो धनायन होते हैं वो धनायन ही क्यों बनते हैं, और ऋणायन है वो ऋणायन ही क्यों बनते हैं, इसका कारण आपको, दोनों का कारण मिलेगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दोनों का कारण मिलेगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो दोस्तों अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या फिर इसको हिंदी में लिख दें विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता। अब ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। सर जी ये तो बात हो गई आपकी पहली चीज़। अब ये विद्युत ऋणात्मकता, अब तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तब आपको पता है कि अपनी ओर आकर्षित करने वाले ऋणायन हो जाएंगे। अब धनायन क्या होंगे, कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलने की कोशिश करेंगे, वहाँ हो जाएंगे ऋणायन। और मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है ऋणायन का
ऋण आयन का हाई होता है, मतलब कि हाईली वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने को देखेंगे, और धनायन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान काफ़ी लो होगा। अब यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये बात आएगी। अब यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब यहाँ पर हमने बात कर ली है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आएंगे, अब यहाँ पर चारों बॉन्ड अब हम डिस्कस करेंगे। सॉरी यहाँ पर फिर सही से मैंने गोला नहीं लगा पाया, लेकिन आप अब देखिए, तो अब देख बता दें आपको शॉर्ट में ही डायरेक्ट, इनके मध्य जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अब एक एक लाइन में समझते जाइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए यहाँ पे दोनों के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वेरी हाई होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ये बता दें आपको। आपको बताया हुआ है पिछले जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें बता दिया हमने कि किस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, किस ग्रुप की लो होती है, ये बताया हुआ है मैंने। तो उसी कारणवश यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है NaCl या फिर HF, ये सभी उदाहरण हैं। इनके मध्य कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेंगे कि Na+Cl- HF+H+F-, कुछ इस तरीके से ये बात आएगी। तो पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत समझा दिया है मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे इस वजह से वहाँ पर धनायन आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं वो इलेक्ट्रॉन Cl द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब आपको बता दें कि सोडियम इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेगा, कि सोडियम के बाह्यतम कोष में होते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। इसको दर्शाएंगे तो 1s 2s 2p और 3s। जगह कम है इस वजह से मैं उसके आगे नहीं बनाऊंगा। और यहाँ पर भी यहाँ कुछ इस तरीके से शुरुआत के, अब 10 इलेक्ट्रॉन तो कल दर्शाना सिखा दिया है, यानी पिछले वीडियो में दर्शाना सिखा दिया है। सॉरी मैं गलती कर रहा था, मैं खुद हो करके। पहले आप इस तरीके से भी इनको भरेंगे, इस तरीके से भरेंगे, इस तरीके से। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया है तो वो इसमें चले जाएगा, और यहाँ पर इसके बाह्यतम कोष जो है, इसका बाह्यतम कोष हो जाएगा 3s में। अब आप 3p भी लेंगे, अब आप यहाँ पर तो 3p लेंगे तो यहाँ पर टोटल आप अगर से उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाएंगे आप अगर से सोडियम से, तो उसको आप 7 इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाकर के आपका वहाँ स्थायी हुआ है। या फिर आप उसका दूसरे तरीके से, एक तो आप उसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो भैया वहाँ पर फिर आपको दोबारा से 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कहीं ना कहीं ये संयोजी कोष ही खत्म हो जाएगी। देख लीजिए, अब 1 इलेक्ट्रॉन चलेगा तो संयोजी कोष ही खत्म हो गई, इसके संयोजी कोष ये बन गई। अब वो संयोजी कोष तो आपको पूरी तरह दिख रही होगी, इस वजह से वह Na+ बनाता है। 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, इस वजह से। अब यहाँ पर भी बात आएगी अब Cl- की। अब Cl- ये बड़ा वो है बहुत, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी तत्व की है तो वो ये है। तो आइए ये लीजिए सर जी, इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 11 7 6 19 होता है इसका परमाणु क्रमांक। इसके बाद इसके शुरुआत के 10 19 नहीं सॉरी 17 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, 17 होगा। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत के 10 कुछ इस तरीके से भर दिए जाएंगे जी, 11 12 13 14 15 16 17। ओ सर जी 17 तो भर दिया आपने। अब देख रहे होंगे आप, अब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, इसके बाह्यतम कोष ये बन गई है 1s 2s 2p 3s 3p। अब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें, 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, कितने निकालेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ओ सर ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब जाकर के इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब आएगी बारी की, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, उससे बढ़िया आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो कौन ये इलेक्ट्रॉन कौन सा दिया आपने? तो ये जो कि Na से निकला हुआ था। कुछ इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन को देना लेना, यह बात ऐसी चलती है। जो यहाँ पर अब ये स्थायी हो चुका है, तो Na से इलेक्ट्रॉन निकला और Cl पे आ गया, तब जाकर के ये भी स्थायी हो गया, ये भी स्थायी हो गया। अब ये स्थायी हो गया, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए, इस वजह से यहाँ पर एक आकर्षण बल प्राप्त हो गया, उत्पन्न हो गया। और यहाँ पर ये आकर्षण बल ये देख सकते हैं आप, 2 चार्जों की वजह से उत्पन्न हो गया, 2 आवेशों की वजह से। और आवेश विद्युत को दर्शाते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? वैद्युत सहसंयोजी बंध। ये बात आ गई आपके वैद्युत सहसंयोजी बंध की। अब बारी आएगी आपके सहसंयोजी बंध। अब सहसंयोजी बंध के लिए उदाहरण है, अब मैं आपको बता दूं कि सहसंयोजी बंध जिनके मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नियरली 0 होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर जैसे पिछले इसमें सोडियम और क्लोरीन के बीच की बात हुई थी, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऐसा नहीं कि कोई एक प्रॉपर तत्व, यहाँ पर 2 तत्वों के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। वैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जैसे कि समान परमाणु के बीच होगा, या फिर कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है, उनके मध्य यह बंध बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे देखेंगे आप H2 O2, H2 का बॉन्ड कैसा बनेगा? HH। O2 का कुछ इस तरीके से,
ये N2 कुछ इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड होंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एक और जो कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य हो, कार्बन है और ये है मेथेन, आपका मेथेन कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पे जैसे H2 का H2 और O2 दो चीज़ों के दर्शा देता हूँ मैं। H2 इसमें 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, या तो इससे इलेक्ट्रॉन H2 एक केवल एक परमाणु को दर्शाते हैं हम, तो इसका 1h। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक तो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या दे दीजिए। अब अगर मान लीजिए समान ही जैसे कि एक और दूसरा हाइड्रोजन आ गया, ये है दूसरा हाइड्रोजन, इसमें भी ये एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों 1s के हैं और ये है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है क्योंकि समान परमाणु होती है, इनके मध्य तो एकदम समान ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो ये एक दूसरे को यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे दिए जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो यही H इस तरीके से बनते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये यहाँ पर ये एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कुछ ये यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा और बीचों बीच में रहेगा, और बीचों बीच में ही रहते हैं आपके सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आती है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणुओं के मध्य होते हैं, इस वजह से उनको हम कहते हैं कि सहसंयोजी, और उनके इलेक्ट्रॉन जो है बीचों बीच में रहते हैं। आपको थोड़ी सी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ी सी फंस रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा रुकिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको उतनी अच्छी बनती जाएगी। आप अब क्या कहते हैं, आपको ये चीज़ बोल दें कि जो नए शब्द हैं वो बहुत जल्दी समझ नहीं आते हैं, बस इतना बात समझ लीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठते जाएगी। अब बात आएगी उपसह संयोजी बंध की। उपसह संयोजी बंध कुछ इस तरीके से, जैसे अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि यहाँ पर उपसह संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव यानी उसका जो स्वामित्व है, स्वामित्व दोनों परमाणुओं के मध्य होगा। जैसे कि आपको मैं HNO2 में दिखा दूं मैं। अब HNO2 को किस प्रकार आप तोड़ेंगे, तो यहाँ पर HN, यहाँ पर इसकी बता दूं कि जो संयोजकता है, H की संयोजकता, O की संयोजकता। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बता दिया है मैंने, अब संयोजकता कितनी होती है, कैसी होती है, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। और मैंने पिछले शॉर्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावलियाँ हैं, उनको बताया हुआ है। वैसे अब मैं आपके लिए रेगुलर शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा, उसमें आपको पता चलता जाएगा जो चीज़ें छूटेंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया आपके लिए जो एकदम सिंपल बॉन्ड दर्शाए गए हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये क्या होते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की संयोजकता मैं आपको बता दूँ, या फिर संयोजकता बता ही दूँ मैं डायरेक्ट, इसकी H की एक होती है। सिर्फ आप लिखते चलिए, लिख लीजिए आप किसी एक इसमें लिखिए हाइड्रोजन की संयोजकता, एक इसमें लिख लीजिए, एक तरफ परमाणु का नाम और दूसरी तरफ संयोजकता लिख लीजिए, हाइड्रोजन 1। अब लिखिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम 0 होती है। शुरुआत के मैं आपको 18 तत्वों की बता दे रहा हूँ आपको, फिर उसके सहारे ही आप अगले तत्वों की ज्ञात कर लीजिएगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम फिर से 1 हो जाएगी। लिथियम के बाद आते हैं लिथियम के बाद बेरिलियम की होती है 2, बेरिलियम। फिर बोरॉन की होती है 3। उसके बाद फिर आती है बारी कार्बन की होगी 4। फिर आएगी नाइट्रोजन 3। किसी भी परमाणु की बात में थोड़ी सी आपको जानकारी दूँ कि अधिकतम जो संयोजकता होती है वो 4 हो सकती है, जब तक कि डी उपकोष की बात ना आए। डी जो आपके डी ग्रुप होता है, डी ग्रुप, उसकी बात जब तक आए ना तब तक जो है आप याद रखिए कि अधिकतम संयोजकता 4 होगी। अब डी ग्रुप के लिए संयोजकता आपको मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, तो उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए कार्बन तक पहुँच गए थे। नाइट्रोजन में कुछ इस तरीके से याद रखिए, 1 2 3 4। तो आपने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये 3 होंगे 18 तत्वों तक। इसके बाद 2 जीरो भी लिख लीजिए, तो यहाँ पर जीरो में ये हीलियम, नियॉन और आर्गन, 18 तत्वों तक, 18 परमाणु क्रमांक तक ये 3 रहेंगे। 2 के लिए आपके इसमें आते हैं सबसे पहले बेरिलियम के बाद आएगी बारी, ये है संयोजकता, जो गिनती लिख रहा हूँ वो है संयोजकता, और साथ ही साथ जो संकेत लिख रहा हूँ वो है परमाणुओं के नाम। यहाँ जगह कम होने की वजह से मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, यानी अब आइए अब अगली बारी। अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इधर ऑक्सीजन भी हो जाएगा, इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन भी लिख लीजिए। ऑक्सीजन, सल्फर, ये हो गया। अब आइए 3 में, तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन, एल्यूमिनियम, और इसमें कार्बन, सिलिकॉन। जी कुछ इतने ये तत्व हैं, आप गिन लीजिए। 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और तो 14, और यहाँ पर एक तत्व कोई छूट चुका है, आप वहाँ पर पता कर लीजिएगा, और वह तत्व आएगा आपके इसमें आ जाएगा 0 वाली ऑक्सीकरण संख्या में, या फिर ऑक्सीकरण नहीं संयोजकता में आ जाएगा। उत्कृष्ट गैस की छुट्टी होगी।
वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से छोड़ दिया हूँ मैंने। आइए अगली बारी आएगी कि यहाँ पे ये संयोजकता बता दिया, तो संयोजकता की वजह से आपको पता चल गया कि इसकी तो 3 संयोजकता है और 3 बंध बना चुका है। संयोजकता जितनी होगी उतने सारे संयोजी बंध वह बनाएगा, ये बात मैं बता दूं आपको। अब यहाँ पर संयोजकता तो आपको पता चल गई, और कितने सारे संयोजी बंध बनेंगे, जितनी संयोजकता होगी उतने ही सारे संयोजी बंध बनेंगे, या फिर विद्युत आकर्षण बल भी उतने ही विद्युत संयोजी बंध बनेंगे, ये बता दिया जाए आपको। अब उपसा संयोजी बंध कितने बनेंगे, तो उपसा संयोजी किसी भी जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर ग्रहण करेगा जो भी होगा, तो जितनी संयोजकता होगी उसके आधे बंध बनेंगे, मतलब एक पेयर संयोजकता के लिए एक बंध बनता है। तो यहाँ पर इसके नाइट्रोजन की 3 संयोजकता यहीं पूर्ण हो गई है, और ऑक्सीजन के ऊपर वाले नीचे वाली ऑक्सीजन की संयोजकता भी पूर्ण हो गई, हाइड्रोजन की भी संयोजकता पूर्ण हो गई, लेकिन ऊपर वाले इसकी पूर्ण नहीं हुई है। अब इसे ही हम इस तीर के निशान से दर्शा रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन द्वारा दिए जा रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, और जो बाकी का जो ऑक्सीजन को तो जरूरत है, तो हमने उसको दे दी है। इस तरीके से हम दर्शाएंगे। संयोजकता इनकी पूर्ण हो गई है, इसकी पूर्ण नहीं हुई है, इस वजह से इससे वह इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन ओवरऑल उसका आकर्षण जो उसका परिमाण होगा इस बंध का, तो वह दोनों के मध्य बराबर रूप से होगा, स्वामित्व तो दोनों के ऊपर बराबर होगा। अब धात्विक बंध का अर्थ यह है कि यह एक प्रकार का कहना चाहिए हमें वैद्युत आकर्षण बल ही होगा, वैद्युत आकर्षण बल, लेकिन यहाँ पर पे इस तरीके से जिंक 2+ होगा, लेकिन यहाँ पर एक धातु होगा जो धनायन होगा, हम धनायन यहाँ पर अधातु हुआ करता था, या फिर जो आपके एस ब्लॉक के जो एस ब्लॉक के तत्व होंगे, अगर से वह धनायन का काम करेंगे तो वैद्युत संयोजी बंध होगा, और अगर से डी ब्लॉक के तत्व अगर से धनायन का काम करेंगे तो वहाँ पर पे आपका धात्विक बंध होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे बंध आपको समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर सारे बंध कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगली स्लाइड में हम पता करेंगे कि जो ये बंध बनते हैं, तो बंध के सहारे अब यहाँ पर आपको एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे आप आगे चल करके, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, या फिर सबसे पहले तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब इनके मध्य जो बंध बने हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर से पहले आपको मैं बता दूं कि जो ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये क्या होते हैं और क्यों बनते हैं, ये बता दिया जाए। आपने पिछले स्लाइड में देखा कि जो बंध है उनके प्रकारों को आपने पढ़ा। अब यहाँ पर एक होता है सहसंयोजी बंध। अब यहाँ पर मैंने पिछले इसमें सहसंयोजी बंध में एक तो H को सिंगल बॉन्ड से दर्शाया था, O को डबल बॉन्ड से दर्शा दिया था, N को ट्रिपल बॉन्ड से दर्शा दिया था। अब यहाँ पर अब आपने सर जी ये तो दर्शाया, लेकिन आपने हमें बताया नहीं कि ये बंध क्या होते हैं, कैसे क्या इनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले ये बंधों में क्या कौन कौन से बंध क्या क्या कहलाते हैं ये बताया जाए। तो सबसे पहले ये सहसंयोजी बंध के प्रकार पे आइए। एक होता है सिग्मा बंध और एक होता है पाई बंध, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब आपको ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन या फिर जो सिंगल बॉन्ड है, जब भी आपको सिर्फ इतना ही जान ले तो भी आपके लिए बेटर होगा। सिग्मा बंध क्या होते हैं, जब भी जो आप जैसे एक सिंगल डंडी दर्शाएंगे तो ये हमेशा ये जो है आपका सिग्मा बंध होगा। आपको मैं बता दूं कि इसे आप क्या कहेंगे, सिग्मा बंध होगा। जब भी सिंगल बॉन्ड दर्शाएंगे, डबल बॉन्ड दर्शाएंगे, अब जैसे डबल बॉन्ड दर्शाएंगे तो पहले तो आपका पहला तो सिग्मा बंध ही हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पाई बंध। अब आपने जो तीसरा ट्रिपल बॉन्ड दर्शाए थे सर जी, उसमें बताइए कि क्या क्या होंगे। तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई हो जाएंगे। इस तरीके से इनमें विभाजन होता है। तो इस तरीके से विभाजन होगा सिग्मा और पाई में। आप नॉर्मली रूप से इसे सही ध्यान रखिए कि सिग्मा बंध क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। और यहाँ पर बता दूं आपको, अगर इनका जो स्थायित्व का क्रम देखा जाए तो सिग्मा बंध जो है ज़्यादा स्थायी होता है पाई बंध से, ये याद रखिए। और जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड अब स्थायी तो होगा, लेकिन आप याद रखिए कि दोनों बंध अगर एक साथ हों तो जो इनके मध्य जो
आकर्षण बल है वो ज़्यादा बढ़ेगा। जितने ज़्यादा बंध होंगे उतना ज़्यादा आकर्षण बल बढ़ेगा, और जितने ज़्यादा बंध होगा उतना ज़्यादा स्थायित्व ग्रहण कर लेगा। अपना जो तत्व है या फिर अपने जो मॉलिक्यूल है वह अपना स्थायित्व ग्रहण कर लेगा। अब यहाँ आपने एक शब्द सुना, आबंध लंबाई। कुछ टर्म्स जैसे आबंध लंबाई, आबंध कोण। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अब यहाँ पर नई चीज जो कि आबंध लंबाई और आबंध कोण, ये दो चीजें पढ़ करके आज वीडियो खत्म कर देंगे। और कल से हम जो इस चैप्टर की एक नई थ्योरी अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आबंध कोण, जैसे कि आपने देखा, अब मैं बता दूं आपको कि जो आबंध लंबाई है, आबंध लंबाई क्या क्या होती है। जैसे कि आपने ये हाइड्रोजन है, आपका हाइड्रोजन एटम है। आपको पिछले एक इसमें वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि परमाणु का कोई वो नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता, लेकिन हम उसको दर्शाने के लिए गोलाकार दर्शाते हैं। ये भी आपका हाइड्रोजन एटम हुआ। अब इसका ये नाभिक है, मान लीजिए जहाँ पर आपने एच लिखा है वहाँ पर इसका नाभिक मान लीजिए। तो जो नाभिक, दोनों नाभिकों के मध्य जो दूरी होती है वह आबंध लंबाई कहलाती है। दोनों नाभिकों के मध्य दूरी का आधा, आबंध लंबाई, दोनों लंबाई, जो दोनों परमाणु के मध्य दूरी के आधे को हम कहते हैं आबंध लंबाई। सॉरी, जो दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य दूरी के आधे को हम कहेंगे आबंध लंबाई। और मैं बता दूं आपको, ये तो सिंगल बॉन्ड है। जैसे ही डबल बॉन्ड में आएंगे आप, या फिर ऑक्सीजन में ले लीजिए, ऑक्सीजन का ये है। यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड है तो कुछ इतनी दूरी पर रहेंगे ये, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड में आएंगे तो इनके मध्य जो दूरी है यह कम हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर एक प्रभाव पड़ता है कि जैसे जैसे जो आबंधों की संख्या बढ़ती है, ये आप इसके लिए संबंध याद रख सकते हैं कि आबंधों की संख्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आबंध लंबाई। ये हो गया। या फिर जैसे आपके लिए नाइट्रोजन एटम हुआ, या फिर नाइट्रोजन एटम ने तो सेम जो हो गया, या फिर मान लीजिए आपके लिए कार्बन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन उससे छोटा होता है, ये हाइड्रोजन उससे छोटा हो गया। हम उससे छोटा ही दर्शाएंगे क्योंकि छोटा परमाणु होता है कार्बन से हाइड्रोजन। तो कुछ यहाँ पर ये दूरी, ये ऐसा, ये इस तरीके से, तो जो ये दर्शाए हमने, और ये जो सीधी लाइन हमने दर्शाई, तो यही सीधी लाइन आपकी आबंध लंबाई कहलाती है। ये सीधी लाइन ही आपकी आबंध लंबाई कहलाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आबंध लंबाई समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है आपके आबंध कोण की। जब दो नाभिक, दो या दो से अधिक, यहाँ पर आप लिखिए इसके लिए परिभाषा आबंध कोण की। जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में मिलते हैं तो उनके मध्य कुछ कोण बनता है, उसे ही आबंध कोण कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हाइड्रोजन हमने बनाया हुआ था, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इनके मध्य एकदम, ये तो दो परमाणु है, दो परमाणु जब भी आप ये भी याद रख लीजिए, जब भी दो परमाणु होंगे तो एक सीध में ही मिलेंगे, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कैसे भी बॉन्ड हो, लेकिन जब दो परमाणु मिलेंगे तो हमेशा एकदम एक सीध में मिलेंगे। और इस समय उनका आबंध कोण कितना होगा, आप एकदम सीध हो, यहाँ दूरी कम बताने के लिए हम पास में लिख देंगे, तो यहाँ पर एकदम सीधा कोण। आप बताइए कि इसमें कोण कितना हो गया। सर जी आप बोलेंगे कि यहाँ पर कोण तो 0 अंश हो गया, या जीरो, सॉरी, यहाँ पर 180 डिग्री। तो हाँ, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री होगा। अब बारी आई कि आप बोलेंगे सर जी जो आपने दर्शाया था, या फिर जैसे कि आपने दर्शा दिया H2O में तो 3 अणु हो गए। अब 3 अणु हो गए तो यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होते हैं ये। अब इन तीनों के मध्य, अब यहाँ पर दो थे इसलिए यहाँ पर यहाँ बना, लेकिन 3 परमाणु हो तो हमेशा कुछ यहाँ पर एक कोण बनेगा। 3 परमाणुओं के मध्य कोण बनता है। 4 हो तो ये जैसे कि कार्बन या मेथेन के स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, मेथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है मेथेन, तो इन इस तरीके से बनाएंगे आप। तो ये ये 3 कार्बन हाइड्रोजन इन तीनों के मध्य, या ये इन 3 कार्बन हाइड्रोजन के मध्य, या इन तीनों के मध्य, या इन तीनों के मध्य, इनके मध्य, यानी 2 हो तो 2 के मध्य, नहीं तो 3 के मध्य जो कोण बनता है उसे ही हम कहते हैं आबंध कोण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपको आबंध कोण समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आया है तो हम जब वेस्पर थ्योरी VSEPR, या फिर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। और आप बार बार आबंध कोण के बारे में सुनेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने यह वीडियो अंत तक देखा होगा, और अंत तक देखा होगा तो यह मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी हद तक समझ आया होगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। भाई लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।